मुंबई की सड़कों पर वसंत की उस सुबह चहल पहल थी। राजेश गुप्ता अपने इतालवी सूट में सुसज्जित नरीमन पॉइंट की फुटपाथ पर दृढ़ कदमों से चल रहा था। उसका फोन लगातार बज रहा था, उसे याद दिला रहा था कि उसके ग्लास और स्टील के टावर में उसका इंतजार कर रही अनगिनत मीटिंग्स और फैसले है। 45 साल की उम्र में राजेश सफलता की जीवंत तस्वीर था। उसने शून्य से एक तकनीकी साम्राज्य का निर्माण किया था और उसका चेहरा नियमित रूप से बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई देता था। हालांकि जल्दबाजी में भागते पर्यटकों और ऑफिस जाने वालों को पार करते हुए एक खालीपन का एहसास उसे घेर लेता था, जैसा कि हमेशा होता था जब वह अपनी सुरक्षा को कम करने की अनुमति देता था। तभी उसने उसे देखा। सड़क के कोने पर एक जर्जर फूलों की दुकान के पास एक परिचित आकृति ने उसका ध्यान आकर्षित किए। राजेश का दिल धड़क उठा जब उसने उसे पहचाना। अंजलि शर्मा, उसकी युवावस्था की पूर्व प्रेमिका, वह प्यार जिसे उसने भुला दिया समझा था। लेकिन यह अंजलि उस महिला की छाया मात्र थी जिसे वह याद करता था। उसके बाल, जो पहले रेशमी और चमकदार थे, अब फीके और बेसुधे लग रहे थे। उसके कपड़े, जो कभी शानदार थे, अब पुराने और उसके पतले शरीर के लिए बहुत बड़े लग रहे थे। उसकी आंखें, जो कभी महत्वाकांक्षा और खुशी से चमकती थी, अब गहरे दुर्भाग्य को दर्शा रही थी। राजेश अचानक रुक गया, अपने सामने के दृश्य को समझ पाने में असमर्थ। अंजलि अपने विचारों में खोई हुई अभी तक उसे नहीं देख पाई थी। एक क्षण के लिए उसने अपना रास्ता जारी रखने और ऐसा दिखाने का विचार किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। लेकिन उसके अंदर कुछ जिज्ञासा और एक ऐसी भावना का मिश्रण जिसे वह नाम नहीं दे सकता था, ने उसे पास जाने के लिए प्रेरित किए। अंजलि, उसकी आवाज उससे ज्यादा अनिश्चित थी जितनी वह चाहता था। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा। पहचान उसकी आंखों में चमकी, जिसके तुरंत बाद शर्म और हार का मिश्रण आए। राजेश, उसने धीमी आवाज में जवाब दिए। बहुत समय हो गया। जो चुप्पी उसके बाद आई वह असहज थी, अनकहे सवालों और करवेमीठे यादों से भरी हो। राजेश ने देखा कि अंजलि थोड़ा सिकुड़ गई, जैसे वह गायब हो जाना चाहती। कैसी हो? उसने पूछा, यह जानते हुए कि परिस्थितियों को देखते हुए यह सवाल कितना अनुचित लग रहा था। अंजलि ने एक उदास मुस्कान दी। मैंने बेहतर दिन देखे हैं, उसने व्यंग्य के साथ जवाब दिए। राजेश ने सिर हिलाया, न जानते हुए कि क्या कहना है। उसका मन कॉलेज के दिनों में चला गया, जब दोनों ने विजय और सफलता के सपने साझा किए थे। अंजलि प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी, जीवन से भरी हुई थी। अब उसे इतना बदला हुआ देखकर उसे दर्द और अपराधबोध का एहसास हो। क्या तुम्हारे पास कॉफी के लिए समय है? शब्द उसके मुंह से निकल गए इससे पहले कि वह उन पर सोच सके। अंजलि ने हिचकिचाते हुए, जैसे कोई रास्ता ढूंढती हो, चारों ओर देखा। अंत में हार की सांस के साथ उसने सिर हिलाए। मुझे लगता है कि हाँ, उसने कहा, एक ऐसी आवाज में जो सुझाव दे रही थी कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। जैसे जैसे वे पास के कैफे की ओर चलने लगे, राजेश जीवन के मोड़ों के बारे में सोच नहीं सका। वे इस बिंदु पर कैसे पहुंचे? अंजलि के साथ इन सभी वर्षों में क्या हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, उसे क्यों लग रहा था कि यह मुलाकात हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देगी? उन दोनों में से किसी को भी उस समय यह नहीं पता था कि मुंबई की सड़कों पर यह सामान्य मुलाकात केवल एक कहानी की शुरुआत थी जो उनके दिलों को परखेगी, लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करेगी और उन्हें अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करेगी ताकि वे भविष्य की ओर देख सके। ताजा बनी कॉफी की सुगंध उस छोटी दुकान को भर रही थी जहां राजेश और अंजलि बैठे थे। मुंबई की व्यस्त सड़कों से एक अलग दुनिया। उनके बीच का चमकदार लकड़ी का टेबल एक खाई की तरह लग रहा था, चुप्पी के वर्षों और अलग अलग रास्तों से भरा हो। राजेश ने अंजलि को देखा जैसे वह बेध्यान से अपनी कॉफी में चम्मच चला रही थी। उसके हाथ, जो कभी सुंदर और सुरुचिपूर्ण थे, अब कड़ी मेहनत और लापरवाही के संकेत दिखा रहे थे। चीजें कितनी बदल गई थीं, इस बारे में सोचकर उसके गले में एक गांठ बन गई। क्या हुआ, अंजलि? उसने अंततः पूछा।
अपनी जिज्ञासा और चिंता को रोक न पाते हुए। आखिरी बार जब हमने एक दूसरे को देखा था, तुम्हारे पैरों के नीचे दुनिया थी। तुम प्रथम श्रेणी में स्नातक होने वाली थी। तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव थे। अंजलि ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए उसकी पुरानी आग की एक झलक चमकी। जिंदगी राजे, जिंदगी हुई, उसने एक कड़वी हंसी के साथ जवाब दिए। हर किसी को अपने सपने सच होते देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। राजेश अपनी कुर्सी पर असहज होकर हिला, यह जानते हुए कि अंजलि की स्थिति के सामने उसकी सफलता अब एक मजाक लग रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हुआ हमारे अलग होने के बाद? अंजलि ने कॉफी का एक घूंट लिया, जैसे वह कड़वे पेय से ताकत ढूंढ रही। हमारे ब्रेकअप के बाद मैं खोई हुई महसूस कर रही थी। तुम मेरा लंगर थे, सफलता की राह पर मेरे साथ। तुम्हारे बिना सब कुछ कम चमकदार, कम प्राप्य लगने लगा। उसने रुककर अपनी यादों में खो गई। मैंने किसी से मुलाकात की, कोई जो मेरे दर्द को समझता प्रतीत होता था, जिसने मुझे देखभाल करने और समर्थन करने का वादा किए। शुरू में सब कुछ सही था। वह ध्यान देने वाला था, प्यार करने वाला था, लेकिन चीजें धीरे धीरे बदल गई। राजेश ध्यान से सुन रहा था। उसके सीने में एक बुरी आशंका बल रही थी। वह नियंत्रण करने वाला हो गया। अंजलि ने जारी रखा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट। उसने मुझे मेरे दोस्तों और परिवार से अलग करना शुरू कर दिए। वह मेरे हर फैसले की आलोचना करता था। इससे पहले कि मैं समझ पाती, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मुझे परवाह करने वाले सभी लोगों से संपर्क खो दिया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे लगता था कि यह मेरी गलती थी, कि मैं पर्याप्त अच्छी नहीं थी। राजेश ने महसूस किया कि उसके अंदर गुस्सा बल रहा था। अंजलि, यह दुर्व्यवहार है। तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? उसने अपना सिर हिलाया। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी। यह इतना आसान नहीं है राजेश। जब तुम उस स्थिति में होते हो तो तुम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तुम खुद को यकीन दिलाते हो कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, कि अगर तुम बस थोड़ा और प्रयास करो तो सब कुछ वापस शुरुआत जैसा हो जाएगा। कितने समय तक? राजेश सवाल पूरा नहीं कर पाए। 7 साल, अंजलि ने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी टूट रही थी। मेरी जिंदगी के 7 साल जो गायब हो गए। जब मैंने अंत तक जाने की हिम्मत जुटाई तो मेरे पास कुछ नहीं था, न नौकरी, न बचत, न कोई दोस्त जिसके पास जा सकूं। तब से मैं अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह आसान नहीं है जब लगता है कि दुनिया आगे बढ़ गई है। अरुण ने अपना हाथ मेज पर बढ़ाया, एक क्षण हिचकिचाते हुए अंजलि का हाथ पकड़ने से पहले। मुझे बहुत अफसोस है अंजलि, अगर मुझे पता होता। अंजलि ने धीरे से अपना हाथ खींच लिए। यह तुम्हारी गलती नहीं है अरुण, हर किसी ने अपने फैसले लिए। तुमने अपना रास्ता चुना और वह सफल व्यवसायी बन गए जिसके सपने तुम हमेशा देखते थे। मैंने कुछ गलत फैसले लिए, लेकिन अब तुम आजाद हो। अरुण ने कहा, उम्मीद की एक किरण ढूंढने की कोशिश करते हो। तुम फिर से शुरुआत कर सकती हो। अंजलि ने बिना खुशी के हंस। फिर से शुरुआत? मेरी उम्र में? बिना किसी काम के अनुभव के, बिना संपर्कों के, बिना एक पैसे के? यह उतना आसान नहीं है अरुण। दुनिया उन महिलाओं के प्रति दयालु नहीं है जो इतने लंबे समय तक बाहर रही है। अरुण ने महसूस किया कि कुछ अंदर से हिल रहा था। अपराध बोध, करुणा और एक गहरा भाव जिसे वह नाम देने की हिम्मत नहीं करता था, का मिश्रण। मुझे मदद करने दो, वह अचानक बोला। अंजलि ने उसे आश्चर्य से देख। मदद करना? तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि हम एक बार दोस्तों से ज्यादा थे अंजलि, क्योंकि हमने सपने और उम्मीदें साझा की, और क्योंकि कोई भी उस चीजों से नहीं गुजरना चाहिए जिससे तुम गुजरी हो बिना दोबारा उठने का मौका मिले। अंजलि ने उसे ध्यान से देखा, उसकी आंखों में किसी छिपे मकसद की तलाश करते हुए। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है अरुण, यह दया नहीं है, उसने दृढ़ता से जवाब दिए। यह एक मौका है।
वही मौका जो तुमने मुझे सालों पहले दिया था जब तुमने मेरे पागल व्यवसाय के विचारों पर भरोसा किया और उनमें विश्वास किए। मुझे वह एहसान चुकाने दो। अंजलि अंदरूनी संघर्ष करती हुई दिखाई। उसका गर्व एक बेहतर भविष्य की उम्मीद और जरूरत से लड़ रहा था। अंत में एक हल्की सी सांस के साथ उसने हल्के से सिर हिलाए। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। यह एक कर्ज है, कोई उपहार नहीं। मैं तुम्हें हर पैसा वापस करूंगी जब मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। अरुण मुस्कुराया, अपने अंदर कुछ जगमगाता हुआ महसूस करते हो। संभवता हुआ जैसे ही वे कैफे से बाहर निकले, उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि यह फैसला उनकी जिंदगियों को कैसे बदल देगा। अरुण और अंजलि की कहानी अभी शुरू हो रही थी और नियति ने ऐसे मोड़ तैयार किए थे जिनकी कल्पना उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह सुबह से ही गतिविधियों का एक भ्रमवर्त। अरुण अपनी करुणा और एक गहरे भाव से प्रेरित होकर, जिसे वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, अंजलि की मदद करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। सबसे पहले उन्होंने अंजलि के लिए एक अच्छी जगह रहने के लिए ढूंढे। अरुण ने बार्सिलोना के एक शांत इलाके में एक छोटा लेकिन सुंदर अपार्टमेंट किराए पर लिए। अंजलि ने शुरू में विरोध किया, यह कहते हुए कि यह बहुत ज्यादा था, लेकिन अरुण अडिग रहा। यह सिर्फ अस्थायी है, उसने आश्वासन दिए, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। अंजलि ने अनिच्छा से स्वीकार किया, लेकिन अरुण ने उसकी आंखों में राहत देखी जब वे पहली बार अपार्टमेंट में प्रवेश किए। यह अरुण के मानकों के हिसाब से मामूली था, लेकिन अंजलि के लिए यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अस्थिरता के वर्षों के बाद एक सुरक्षित था। अगला कदम उसके लिए एक नौकरी ढूंढना था। यह अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो। अपने शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड के बावजूद श्रम बाजार से बाहर रहने के वर्षों ने अंजलि को नुकसान पहुंचाया था। कई नियोक्ताओं ने उसके रिज्यूमे में अंतराल को देखकर संदेह से देखा। अरुण ने अपने संपर्कों का उपयोग किया, धोरियां खींची, लेकिन उसने बहुत अधिक दबाव डालने से भी परहेज किए। वह चाहता था कि अंजलि अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी पाए, न कि उसका एक एहसान के रूप में। आखिरकार हफ्तों की खोज और साक्षात्कारों के बाद अंजलि को एक छोटे प्रकाशन घर में एक पद मिला। यह उसके सपनों की नौकरी नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी, अपनी क्षमता साबित करने और अपना आत्मविश्वास पुनर्निर्मित करने का एक अवसर। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अरुण और अंजलि ने बहुत समय एक साथ बिताए। शुरू में उनकी बातचीत में असहजता और अनसुलझे भावनाओं का तनाव था। उनके बीच बहुत इतिहास था, बहुत सारी अव्यक्त भावनाएं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे अंजलि के पुनर्निर्माण के प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते रहे, जैसा कि अरुण मजाक में कहता था, बाधाएं गिरने लगी। विश्वविद्यालय के दिनों की यादों पर साझा हंसी, उनके जीवन और सपनों के बारे में लंबी बातचीत, भेद्यता के क्षण जिनमें अंजलि खुद को रोने की अनुमति देती थी और अरुण चुपचाप उसे सांत्वना देता था। अरुण के लिए यह प्रक्रिया उन भावनाओं को जगा रही थी जिन्हें वह भूल गया था। वह खुद को लगातार अंजलि के बारे में सोचते हुए पा रहा था, उसकी भलाई के बारे में चिंतित हो रहा था, उसकी कंपनी की लालसा कर रहा था। उसका जीवन, जो पहले केवल उसके काम और सफलता के इर्द गिर्द घूमता था, अब एक नया गुरुत्वाकर्षण केंद्र पा रहा था। अंजलि अपनी ओर से विरोधाभासी भावनाओं से जूझ रही थी। वह अरुण की मदद के लिए गहराई से आभारी थी, लेकिन साथ ही वह अपराधबोध महसूस कर रही थी, न केवल उसकी मदद स्वीकार करने के लिए, बल्कि उस राज के लिए जो वह रखती थी, एक राज जो उसके मन पर बोझ बनता जा रहा था। एक शाम अंजलि के नए अपार्टमेंट में एक छोटी सी जीत का जश्न मनाने के बाद उसे प्रकाशन घर में अपना पहला बोनस मिला था। वे छोटे से बालकनी में बैठे थे, एक बोतल वाइन साझा कर रहे थे। मैंने तुम्हें कभी ठीक से धन्यवाद नहीं दिया, अंजलि ने अचानक कहा, चमकदार आंखों से अरुण को देखते हो। मेरे लिए जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए। अरुण मुस्कुराया, अपने सीने में एक गर्माहट महसूस करते हुए जिसका वाइन से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है,
मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए मायने रखती हो। अंजलि ने उसे ध्यान से देखा, जैसे वह किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही। क्यों अरुण, इतने सालों के बाद मैं तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हूं? अरुण ने एक घूंट वाइन लिया, सही शब्द खोजने की कोशिश करते हुए। क्योंकि तुम कभी मेरे लिए महत्वपूर्ण होना बंद नहीं हुई अंजलि। यहां तक कि जब हमारे रास्ते अलग हो गए, मेरे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा सोचता रहा कि तुम कहाँ हो, क्या तुमने अपने सपने पूरे किए? अरुण उसके और करीब आया, उसकी आवाज धीमी हो गई। और अब जब मैंने तुम्हें फिर से पाया है, मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी सारी सफलता, मेरा सारा पैसा कुछ मायने नहीं रखता अगर मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं कर सकता जो वाकई मेरे लिए मायने रखता हो। अंजलि ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लग। एक पल के लिए उसने अरुण के साथ एक भविष्य की कल्पना की, एक ऐसी जिंदगी जहां अतीत पीछे छूट गया था और वे नई शुरुआत कर सकते थे। लेकिन फिर उसके राज का बोझ उस पर एक पत्थर की तरह गिरा। मैं वह शुरू हुई, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने उसे देखा, उम्मीद से भरा, यह नहीं जानते हुए कि वह जो शब्द सुनने वाला था वे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन इससे पहले कि अंजलि आगे बोल पाती, अपार्टमेंट की घंटी बज उठी, उस पल को तोड़ते हो। यह अंजलि की पड़ोसन थी, जो एक तत्काल घरेलू समस्या के साथ मदद मांग रही थी। वह पल बीत गया था। अंजलि माफी मांगते हुए अपनी पड़ोसन की मदद करने चली गई, अरुण को बालकनी पर अकेला और थोड़ा निराश छोड़ते हो। जब अरुण इंतजार कर रहा था, वह अंजलि के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका जो वह उसे बताने वाली थी। क्या राज वह छिपा रही थी? और क्यों लग रहा था कि यह कुछ ऐसा था जो उनके बीच सब कुछ बदल सकता था? जैसे जैसे दिन ढलता गया, अरुण और अंजलि दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था, वह अब एक नई चुनौती का सामना करने वाले थे। एक ऐसी चुनौती जो उनके प्यार, उनकी ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा ले। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों यह नहीं जानते थे कि नियति ने उनके लिए एक अंतिम आश्चर्य तैयार किया था, एक ऐसा खुलासा जो उनकी जिंदगी के हर पहलू को हिला देगा और उन्हें प्यार, परिवार और माफी के बारे में सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। अगले कुछ दिन अरुण और अंजलि के लिए भावनाओं का तूफान था। अंजलि अपने पड़ोसी की मदद करके लौटी, लेकिन उस रात वह और अरुण अधूरी बातचीत को फिर से शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा। दोनों के मन में अनकहे सवाल और डर थे। एक शाम, जब वे ओविएडो के एक पार्क में टहल रहे थे, अंजलि अचानक रुक गई। उसने अरुण का हाथ कसकर पकड़ लिया और इशारा किए। देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक खुले मैदान की ओर इशारा करते हुए जहां कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अरुण ने उसकी नजर का पीछा किया और महसूस किया कि उसका दिल एक धड़कन छोड़ गए। बच्चों के बीच एक लड़का था जो आश्चर्यजनक रूप से उस तस्वीर जैसा दिखता था जो करमन ने उन्हें राहुल की दिखाई थी। उसके वही घने काले बाल थे, वही भावपूर्ण आंखें थी। वह हंस रहा था, गेंद के पीछे ऐसी ऊर्जा से भागता हुआ जो संक्रामक थी। क्या तुम्हें लगता है कि वह राहुल है? अरुण ने पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अंजलि ने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। दोनों वहीं खड़े रह गए, लड़के को खेलते हुए देखते रहे। वे उसके पास जाना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने वादा किया था कि वे इंतजार करेंगे, गुप्ताओं को स्थिति संभालने का समय देंगे। अचानक गेंद बच्चों के समूह से निकलकर अरुण और अंजलि की ओर लुढ़क गई। बिना सोचे समझे अरुण ने अपने पैर से गेंद रोक ली। वह लड़का जिसे वे राहुल समझ रहे थे, उनकी ओर दौड़। माफ कीजिए अंकल, क्या आप मुझे गेंद दे सकते हैं? उसने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। अरुण ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन गया। उसने धीरे से गेंद लड़के की ओर किक की। ये लो, वह कह पाए। बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम लोग। लड़के ने और भी चौड़ी मुस्कान दी। धन्यवाद
हम स्कूल टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आपको फुटबॉल पसंद है? इससे पहले कि अरुण जवाब दे पाता, बच्चों के समूह से एक आवाज आन, राहुल चलो, अब तुम्हारी बारी है किक मारने की। लड़का अब वे पक्के थे कि वह राहुल ही था। हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपने दोस्तों के पास वापस भाग गए। अरुण और अंजलि वहीं खड़े रह गए, इस छोटी सी मुलाकात से स्तब्ध। उन्होंने अपने बेटे से बात की थी, उसकी आवाज सुनी थी, उसकी मुस्कान देखी थी। यह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, और फिर भी कुछ कम भाव। वह बिल्कुल सही है, अंजलि ने फुसफुसाया, उसकी आंखों में आंसू थे। अरुण ने उसे गले लगाया, महसूस करते हुए कि उसकी अपनी आंखें भी नम हो रही थी। हाँ, वह है, उसने सहमति जताई, और वह खुश लगता है। उन्होंने कुछ देर और खेल देखा, राहुल की हर हरकत को अपनी यादों में कैद करने की कोशिश करते हुए। आखिरकार जब सूरज ढलने लगा और बच्चे बिखरने लगे, उन्होंने जाने का फैसला किए। जैसे जैसे वे अपने होटल की ओर चल पड़े, भावनाओं का एक बवंडर उन्हें घेर रहा था। अपने बेटे को देखने की खुशी, यह न बता पाने का दर्द कि वे कौन है, भविष्य के लिए डर कि क्या हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें करमन को बताना चाहिए कि हमने उसे देखा? अंजलि ने पूछा। अरुण ने एक पल के लिए सोचा, शायद हमें बताना चाहिए। यह गुप्ताओं के साथ चीजों को तेज करने में मदद कर सकता है। उन्होंने अगले दिन करमन के कार्यालय जाने का फैसला किए। जब उन्होंने उसे पार्क में हुई मुलाकात के बारे में बताया, करमन चिंतित दिखा। मैं समझती हूं कि यह आप दोनों के लिए कितना मुश्किल होगा, उसने सहानुभूति से कहा, लेकिन आपको सावधान रहना हो। अगर गुप्ता आपको राहुल के आसपास देखते हैं, तो वे डर सकते हैं और चीजें जटिल हो सकती है। हम उसके आसपास नहीं घूम रहे थे, अरुण ने विरोध किए। यह एक संयोग था। करमन ने एक लंबी सांस ली। मैं जानती हूं, लेकिन उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक राहुल को अपना बेटा मानकर पाला है। उसके जैविक माता पिता के अचानक उसकी जिंदगी में प्रवेश करने का विचार उनके लिए शायद डरावना हो। अंजलि ने सिर हिलाया, समझते हुए। क्या आपने उनसे बात की है? क्या वे जानते हैं कि हम यहाँ हैं? हाँ, मैंने उनसे बात की है, करमन ने पुष्टि की। वे जानकारी को संसाधित कर रहे हैं। यह बहुत कुछ है जिसे समझना है। उन्होंने स्थिति को कैसे संभालना है, यह तय करने के लिए थोड़ा समय मांगा है। अरुण ने महसूस किया कि उसके अंदर निराशा बल रही थी। हमें कब तक और इंतजार करना होगा? हम पहले ही 10 साल खो चुके हैं। करमन ने उन्हें सहानुभूति से देख। मैं आपकी बेचैनी समझती हूँ, लेकिन राहुल के बारे में सोचे। हमें उसके लिए सही तरीके से यह करने की जरूरत है। वे करमन के कार्यालय से निराश होकर निकले। राहुल को देखने की खुशी अब कुछ और न कर पाने की निराशा के साथ मिश्रित हो गई थी। शायद हमें वापस मुंबई चले जाना चाहिए, अंजलि ने उस रात होटल में सुझाव दिए। यहाँ रहना, इतने करीब और फिर भी इतनी दूर, एक यातना है। अरुण ने सिर हिलाए। मैं अब नहीं जा सकता, अंजलि। अब जब हमने उसे देख लिया है, क्या होगा अगर गुप्ता उससे बात करने का फैसला करते हैं? मैं पास रहना चाहता हूँ। अंजलि पूरी तरह से समझती थी कि वह कैसा महसूस कर रहा था। वह भी रुकना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उनकी मौजूदगी चीजों को जटिल बना सकती है। अगले कुछ दिन धैर्य की परीक्षा थी। उन्होंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, शहर की खोज की, लेकिन उनके विचार हमेशा राहुल की ओर लौट आते थे। सड़क पर दिखने वाला हर बच्चा उन्हें अपना सिर घुमाने पर मजबूर करता था, उम्मीद करते हुए कि वह राहुल हो। एक दोपहर, जब वे शहर के पुराने हिस्से में घूम रहे थे, अंजलि अचानक रुक गई। अरुण, उसने कहा, उसकी आवाज तनावपूर्ण। देखो। अरुण ने उसकी नजर का पीछा किया और एक मध्यम आयु के जोड़े को उनकी ओर आते देखा। उनके बीच राहुल था, उनके हाथ पकड़े हुए और किसी बात पर हंस रहा था। वे गुप्ता है, अंजलि ने फुसफुसाए। अरुण ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लग। वह उनके पास जाना चाहता था, अपना परिचय देना चाहता था,
लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके बजाय वे वहीं खड़े रह गए, परेशान होकर देखते रहे कि परिवार, उनका बेटा और जिन लोगों ने उसे पाला था, नजदीक आ रहा था। तभी राहुल ने उन्हें देख लिए। उसकी आंखें पर चांद से चमक उठी। देखो पापा, उसने आदमी का हाथ खींचते हुए कहा। वही अंकल पार्क वाले, जिन्होंने मुझे गेंद वापस की थी। गुप्ता ने उनकी ओर देखा और अरुण ने देखा कि उन्होंने ठीक उसी पल पहचाना कि वे कौन थे। महिला ने राहुल का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया, जबकि आदमी ने सुरक्षात्मक रूप से एक कदम आगे बढ़ाए। एक पल के लिए वे पांचों वही खड़े रहे, सड़क के बीच में, एक तनावपूर्ण और भावनाओं से भरे सन्नाटे में। राहुल, स्थिति से अनजान, अरुण को हाथ हिलाकर मुस्कुरा रहा था। श्रीमती गुप्ता ने सन्नाटे को तोड़, राहुल बेटा, तुम वहां की मिठाई की दुकान में क्यों नहीं जाते? पापा और मैं इन लोगों से एक मिनट बात। राहुल ने उत्साहित होकर सिर हिलाया और मिठाई की दुकान की ओर चल दिया। जाते जाते अरुण और अंजलि को एक खुश अलविदा कहते हो। जैसे ही राहुल दृष्टि से ओझल हुआ, श्री गुप्ता ने बात शुरू की। उनकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित। आप राहुल के जैविक माता पिता है ना? अरुण ने सिर हिलाया, अपना गला सूखा महसूस करते हो। हाँ, हम मैं अरुण हूं और यह अंजलि है। हमारा इरादा इस तरह आपसे मिलने का नहीं था। श्रीमती गुप्ता ने उन्हें भय और चुनौती के मिश्रण से देखा। आप क्या चाहते हैं? कारमेन ने हमें आपके बारे में बताया था, लेकिन हमने उम्मीद नहीं की थी कि आप इस तरह सड़क पर मिलेंगे। अंजलि ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हम बहुत माफी चाहते हैं। हमारा इरादा आपको डराने का नहीं था। हम बस राहुल को जानना चाहते थे। यह जानना चाहते थे कि वह ठीक है। श्री गुप्ता का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गए। राहुल बिल्कुल ठीक है। वह एक शानदार बच्चा है, खुश और प्यारा। हम जानते हैं, अरुण ने कहा, और हम आपके इस बात के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। आपने उसे वह जीवन दिया है जो हम उस समय नहीं दे सके। एक असहज सन्नाटा छा गए। गुप्ता दंपति आंतरिक रूप से संघर्ष करते हुए दिख रहे थे। यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या कहना या करना है। अंततः श्रीमती गुप्ता ने बोला, देखिए, हम समझते हैं कि यह आपके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन राहुल हमारा बेटा है। हमने उसे पाला है। हमने उसे पहले दिन से प्यार किया है। आप बस यूं ही आकर उम्मीद नहीं कर सकते। हम कुछ उम्मीद नहीं कर रहे, अंजलि ने नरमी से बीच में टोका। हम बस उसे जानने का मौका चाहते हैं, किसी तरह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर संभव। लेकिन हम पूरी तरह से समझते हैं कि आप उसके माता पिता हैं। गुप्ता दंपति ने एक दूसरे को देखा। वे मानो चुपचाप बातचीत कर रहे थे। हमें समय चाहिए, अंत में श्री गुप्ता ने कहा। इस सब को समझने का समय, यह तय करने का समय कि राहुल को कैसे और कब बताएं। हम एक दिन में उसकी दुनिया को उलट नहीं सकते। अरुण ने सिर हिलाए। हम समझते हैं और हम आपके फैसले का सम्मान करेंगे, चाहे वह जो भी हो, लेकिन कृपया, अंजलि ने जोड़ा, हमें पूरी तरह से बाहर मत रखिए। हमने इतना लंबा इंतजार किया है। श्रीमती गुप्ता थोड़ी नरम पड़ती दिखी। मैं वादा करती हूं कि हम इस पर ध्यान से विचार करेंगे। राहुल को अपनी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई जानने का हक है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से, सही समय पर करने की जरूरत है। उसी समय राहुल मिठाई की दुकान से बाहर आया। उसके हाथ में एक कैंडी और चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान थी। पांचों वयस्क तन गए, इस बात से अवगत कि वे कितने करीब थे बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के। क्या हम अब जा सकते हैं, मां? राहुल ने पूछा, अपने आसपास के तनाव से अनजान। श्रीमती गुप्ता ने एक मुस्कान का प्रयास किए। हाँ बेट, चलो घर चलते हैं। जाने से पहले श्री गुप्ता अरुण और अंजलि की ओर मुड़ा। हम कारमेन के माध्यम से आपको अपना फैसला बता देंगे। कृपया सीधे राहुल से संपर्क करने की कोशिश न करें। अरुण और अंजलि ने सिर हिलाया, देखते हुए कि परिवार दूर जा रहा था। राहुल ने एक आखिरी बार मुड़कर हाथ हिलाए। अलविदा,
गेंद वाले अंकल। जब परिवार दृष्टि से ओझल हो गया, अरुण और अंजलि पास के एक बेंच पर ढेर हो गए, इस मुलाकात की तीव्रता से अभिभूत। अब हम क्या करें? अंजलि ने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट था। अरुण ने उसका हाथ थामा। अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में गूंथते हो। हम इंतजार करते हैं, मुझे लगता है, और हम भरोसा करते हैं कि गुप्ता दंपति सही काम करेंगे। जैसे जैसे सूरज ओविएदो पर डूबता गया, अरुण और अंजलि वहीं बैठे रहे, चुपचाप, जो कुछ भी अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने बेटे के इतने करीब आ गए थे, फिर भी वे अभी भी इतनी दूर महसूस कर रहे थे। लेकिन पहली बार जब से वे ओविएदो आए थे, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि यह अनपेक्षित मुलाकात उन घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दे चुकी थी जो उनकी जिंदगियों को और राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। आगे का रास्ता अभी भी अनिश्चित था, बाधाओं और कठिन निर्णयों से भरा हो, लेकिन अब कम से कम क्षितिज पर उम्मीद की एक किरण थी। गुप्ता परिवार से मुलाकात के बाद के दिन अरुण और अंजलि के लिए भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरे थे। वे आशा और भय के बीच झूलते रहे। आशा कि गुप्ता दंपति उन्हें राहुल की जिंदगी में शामिल करने का फैसला करेंगे, और भय कि वे इसके विपरीत निर्णय ले सकते हैं। हर बार जब फोन बजता, उनके दिल धड़क उठते, उम्मीद करते कि कारमेन की ओर से कोई खबर हो। इस बीच वे खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे। अरुण दूर से काम कर रहा था, होटल के कमरे के छोटे डेस्क से अपनी कंपनी का संचालन कर रहा था। अंजलि ने एक डायरी लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें वह उन सभी विचारों और भावनाओं को उड़ेल रही थी जिन्हें वह जोर से व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक शाम जब वे सैन फ्रांसिस्को पार्क में टहल रहे थे, अंजलि अचानक रुक गई। क्या हमने गलती की है, अरुण? उसने पूछा, उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट। क्या हमारी यहाँ मौजूदगी सिर्फ राहुल की जिंदगी को जटिल बना रही है? अरुण ने उसे देखा, सवाल से एरा, तुम्हारा क्या मतलब है? अंजलि ने एक गहरी सांस ली, पास के एक बेंच पर बैठते हुए। राहुल की एक अच्छी जिंदगी है, उसके पास माता पिता है जो उससे प्यार करते हैं, दोस्त है, एक स्थिर जीवन है। क्या हमें उस सब में दखल देने का कोई अधिकार है? अरुण उसके बगल में बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए। अंजलि, राहुल को अपनी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई जानने का हक है, और हमें उसे जानने का, किसी तरह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। मैं जानती हूँ, अंजलि ने कहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन क्या हो अगर हमारी मौजूदगी उसे भ्रमित कर दे? क्या हो अगर हम उसे फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा दे? इससे पहले कि अरुण जवाब दे पाता, उसका फोन बज उठा। यह कारमेन था। गुप्ता दंपति ने एक फैसला लिया है। कारमेन ने सीधे बात शुरू की। वे कल मेरे कार्यालय में आपसे मिलना चाहते हैं। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लग। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ और बताया? उनका फैसला क्या है? मुझे खेद है, मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती, कारमेन ने जवाब दिए। लेकिन कृपया किसी भी परिणाम के लिए तैयार रहें। फोन रखने के बाद अरुण ने अंजलि को जानकारी दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आशा और भय का मिश्रण था। कल जो भी हो, अरुण ने कहा, अंजलि का हाथ दबाते हुए, हम इसका सामना साथ करेंगे। रात लंबी और अनिद्रा से भरी थी दोनों के लिए। जब आखिरकार सुबह हुई, वे कारमेन के कार्यालय की ओर चल पड़े, उम्मीद और भय के मिश्रण के साथ। गुप्ता दंपति पहले से ही वहां थे जब वे पहुंचे, कारमेन की डेस्क के पास बैठे हुए। माहौल तनावपूर्ण था, दबी हुई भावनाओं से भरा। आने के लिए धन्यवाद, कारमेन ने शुरू किया। जब सभी बैठ गए, श्री और श्रीमती गुप्ता ने राहुल की स्थिति के बारे में एक निर्णय लिया है। श्री गुप्ता ने अपना गला साफ किए। हमने इस बारे में बहुत सोचा है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। और हमने फैसला किया है कि हम राहुल को उसके गोद लिए जाने के बारे में सच बताएंगे। अरुण और अंजलि ने एक आश्चर्य और राहत भरी नजर का आदान प्रदान किए।
लेकिन श्रीमती गुप्ता ने जारी रखा, हम इसे अपनी गति से करना चाहते हैं, उस तरीके से जो हमें लगता है कि उसके लिए कम से कम आघातपूर्ण होगा। बिल्कुल, अंजलि ने जल्दी से कहा, जो भी राहुल के लिए सबसे अच्छा हो। श्री गुप्ता ने सिर हिलाए, हम सामान्य रूप से गोद लेने के बारे में उससे बात करके शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसे उसकी कहानी बताएंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर वह इसे स्वीकार कर लेता है और तैयार है, तो आप उससे औपचारिक रूप से मिल सकेंगे। अरुण ने महसूस किया कि जैसे उसके कंधों से एक बोझ उतर गया। यह वह सब नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन यह एक शुरुआत। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आप नहीं जानते कि यह हमारे लिए कितना मायने रखता है। श्रीमती गुप्ता ने उन्हें देखा और पहली बार अरुण ने उनकी आंखों में समझ देखा। हम जानते हैं कि यह आपके लिए भी आसान नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन राहुल हमारी प्राथमिकता है, और हमारी भी, अंजलि ने जोड़। हम बस उसके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। कारमेन, जो चुपचाप सुन रही थी, ने हस्तक्षेप किए। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी योजना है, लेकिन हमें राहुल की किसी भी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। वह इसे आसानी से स्वीकार कर सकता है, या उसे इसे समझने में कठिनाई हो सकती है। सभी ने सिर हिलाया, इस नाजुक स्थिति से अवगत जिसमें वे प्रवेश कर रहे थे। आपको लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? अरुण ने पूछा। गुप्ता दंपति ने एक दूसरे को देखा। हम इसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय कर सकते, श्री गुप्ता ने कहा। यह कुछ हफ्ते हो सकते हैं, या महीनों तक चल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राहुल हर चरण में कैसी प्रतिक्रिया देता है। अरुण और अंजलि ने सिर हिलाया, धैर्य की आवश्यकता को समझते हुए। इस बीच श्रीमती गुप्ता ने कहा, हमें लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा अगर आप बार्सिलोना लौट जाए। अरुण ने महसूस किया कि उसका दिल डूब रहा था। राहुल से दूर जाने का विचार, अब जब वे इतने करीब आ गए थे, दर्दनाक था। हम समझते हैं कि आप करीब रहना चाहते हैं, श्रीमती गुप्ता ने जारी रखा, उनकी प्रतिक्रिया देखकर। लेकिन आपका यहाँ ओविएडो में होना, यह समय से पहले राहुल से मिलने का एक निरंतर प्रलोभन है, और यह चीजों को जटिल बना सकता है। अंजलि ने अरुण का हाथ थाम लिया, उसे एक आश्वासक दबाव देते हुए। उनकी बात सही है, उसने धीरे से कहा, हमें वही करना चाहिए जो राहुल के लिए सबसे अच्छा है। अरुण ने धीरे से सिर हिलाया, स्थिति के तर्क को स्वीकार करते हुए, हालांकि उसका दिल विरोध कर रहा था। हम आपको हर कदम की जानकारी देते रहेंगे, श्री गुप्ता ने वादा किए, और जब सही समय आएगा, हम आपको राहुल से औपचारिक रूप से मिलने के लिए बुलाएंगे। अंतिम विवरणों पर सहमति जताने और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद बैठक समाप्त होगा। जाने से पहले श्रीमती गुप्ता अंजलि के पास आई। मैं चाहती हूं कि आप जाने, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कि हम आपके आभारी हैं। राहुल को जन्म देने के लिए, उसे बेहतर जीवन के लिए गोद देने का कठिन निर्णय लेने के लिए। मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं रहा होगा। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई है। धन्यवाद, उसने फुसफुसाए, और आपका धन्यवाद कि आपने उसे वह सारा प्यार और देखभाल दी जो हम उस समय नहीं दे सके। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को समझ की नजर से देखा, एक ऐसा क्षण जो उन जटिल परिस्थितियों से परे था जो उन्हें जोड़ती थी। उस रात अरुण और अंजलि ने चुपचाप अपने सामान पैक किए, अगले दिन बार्सिलोना लौटने की तैयारी करते हुए। माहौल मीठा करवा था। उन्होंने जो प्रगति की थी उससे राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन राहुल से फिर से दूर जाने के लिए दुखी थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं? अरुण ने पूछा, जब वह अपना सूटकेस बंद कर रहा था। अंजलि बिस्तर पर बैठ गई, उसे विचारपूर्वक देखते हुए। मुझे लगता है कि हम राहुल के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, उसने जवाब दिए, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अरुण ने सिर हिलाया, उसके पास बैठते हुए। बस यह है कि अब जब हमने उसे देखा है, जब हम इतने करीब रहे हैं, बार्सिलोना वापस जाने और इंतजार करने का विचार। मैं जानती हूं,
अंजलि ने कहा, उसका हाथ थामते हुए। लेकिन सोचो कि हम कितनी दूर आ गए हैं। कुछ हफ्ते पहले हम यह भी नहीं जानते थे कि राहुल कहाँ है। अब न केवल हम जानते हैं, बल्कि हमारे पास यह वादा भी है कि एक दिन हम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकेंगे। अरुण ने कमजोर मुस्कान दी। तुम सही, बस इंतजार करना मुश्किल होगा। अंजलि ने सहमति जता। लेकिन हम इसमें साथ रहेंगे, और जब आखिरकार राहुल से औपचारिक रूप से मिलने का समय आएगा, तो इंतजार का हर सेकंड इसके लायक होगा। अगली सुबह जब वे बार्सिलोना जाने वाले विमान पर चल रहे थे, दोनों भावनाओं के मिश्रण को महसूस कर रहे थे। ओविएडो और राहुल की निकटता को छोड़ने पर दुख हो रहा था, लेकिन साथ ही उनके सामने खुलने वाले भविष्य के लिए आशा भी थी। बार्सिलोना में आने वाले हफ्ते धैर्य का अभ्यास था। अरुण ने खुद को काम में डुबो दिया, व्यस्त रहने की कोशिश कर रहा था। अंजलि ने नए उत्साह के साथ प्रकाशन में अपनी नौकरी फिर से शुरू की, अपनी ऊर्जा को उन पांडुलिपियों में लगा रही थी जिन्हें वह संपादित कर रही थी। हर कुछ दिनों में उन्हें कार्मेन या गुप्ता दंपति से एक अपडेट मिलता था। शुरुआती संदेश संक्षिप्त थे। हमने राहुल से गोद लेने के बारे में सामान्य रूप से बात करना शुरू कर दिया है। वह जिज्ञासु लग रहा है, लेकिन अभी तक कुछ शक नहीं करता। राहुल ने आज गोद लिए गए बच्चों के बारे में कुछ सवाल पूछे। लगता है वह जानकारी को अच्छी तरह से समझ रहा है। हर संदेश उनके दिलों को तेजी से धड़काता था, यह जानते हुए कि वे अपने बेटे के एक कदम और करीब आ रहे थे। बार्सिलोना लौटने के लगभग 2 महीने बाद उन्हें वह कॉल आई जिसका वे इंतजार कर रहे थे। यह श्री गुप्ता था। हमने राहुल को उसके गोद लेने के बारे में बता दिया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज राहत और चिंता का मिश्रण था। उसने इसे, खैर, जितनी उम्मीद की जा सकती थी उतना अच्छा लिए। बेशक उसके पास बहुत सारे सवाल हैं। अरुण और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें खुशी और उम्मीद के आंसुओं से भरी हुई थी। क्या आपने उसे हमारे बारे में बताया है? अरुण ने पूछा, अपनी भावनाओं को मुश्किल से काबू में रखते हुए। फोन की दूसरी तरफ एक पल का मौन रहा। हाँ, अंत में श्री गुप्ता ने जवाब दिए। हमने उसे बताया है कि उसके जैविक माता पिता उसे ढूंढ रहे हैं, कि वे उससे मिलना चाहते हैं। और उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? अंजलि ने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट। वह जिज्ञासु है, श्री गुप्ता ने कहा, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा उत्साहित। उसके पास आप लोगों के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। अरुण ने महसूस किया कि उसका दिल इस बच्चे के लिए प्यार से भर गया, जिसे वह बमुश्किल जानता था, लेकिन जिसे वह पहले से ही अपनी पूरी आत्मा से प्यार करता था। अब क्या होगा? उसने पूछा। हमें लगता है कि अब समय आ गया है, श्री गुप्ता ने कहा। अगर आप तैयार हैं, तो हम एक मुलाकात का इंतजाम करना चाहेंगे। कुछ छोटा सा, अनौपचारिक, ताकि राहुल आप लोगों से मिल सके। अंजलि ने खुशी का एक हल्का सिसकी रोका। बिल्कुल, उसने कहा। जब आप कहें, हम वहां होंगे। विवरण तय करने के बाद उन्होंने फोन रख दिए। अरुण और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर भावनाओं का मिश्रण था। खुशी, डर, उम्मीद, प्यार। हम अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, अरुण ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। अंजलि ने सिर हिलाया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार हम एक परिवार बनने जा रहे हैं। वे एक दूसरे को गले लगा लिया, यह जानते हुए कि वे अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। एक ऐसा अध्याय जो निश्चित रूप से चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन साथ ही प्यार, दूसरे मौके और परिवार के वास्तविक अर्थ की एक नई समझ से भी भरा हो। जैसे जैसे वे ओविएडो लौटने की तैयारी कर रहे थे, दोनों जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहे। आगे का रास्ता जटिल होगा, समायोजन और सीखने से भरा होगा, लेकिन वे इसका सामना करने के लिए तैयार थे, साथ में अपने बेटे के लिए प्यार को अपना मार्गदर्शक बनाकर। जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि नियति ने एक अंतिम आश्चर्य तैयार किया था। एक ऐसा खुलासा जो प्यार, परिवार और माफी के बारे में उनके सभी विश्वासों को चुनौती देगा।
ओविएडो वापस लौटने के बाद के दिन अरुण और अंजलि के लिए भावनाओं का तूफान था। राहुल के साथ पहली मुलाकात की तैयारी में वे दोनों उत्साह और चिंता के बीच झूल रहे थे। एक शाम जब वे सैन फ्रांसिस्को पार्क में टहल रहे थे, अंजलि अचानक रुक गई। उसका हाथ अरुण की बार को मजबूती से पकड़ लिए। देखो, उसने फुसफुसाया, सावधानी से एक समूह की ओर इशारा करते हुए जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अरुण ने उसकी नजर का अनुसरण किया और महसूस किया कि उसका दिल एक धड़कन छोड़ गए। बच्चों के बीच एक लड़का था जो राहुल की तस्वीर से अविश्वसनीय रूप से मिलता जुलता था जो कारमेन ने उन्हें दिखाई। उसके वही घने काले बाल थे, वही भावपूर्ण आंखें थी। वह हंस रहा था, गेंद के पीछे संक्रामक ऊर्जा के साथ भाग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि वह वही है? अरुण ने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अंजलि ने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। दोनों वहीं खड़े रह गए, जरवत बच्चे को खेलते हुए देखते रहे। वे उसके पास जाना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने वादा किया था कि वे इंतजार करेंगे, गुप्ता दंपति को स्थिति संभालने का समय देंगे। अचानक गेंद बच्चों के समूह से निकलकर अरुण और अंजलि की ओर लुढ़क गई। बिना सोचे समझे अरुण ने अपने पैर से गेंद रोक ली। जिस लड़के को वे राहुल समझ रहे थे, वह उनकी ओर दौड़। माफ कीजिए अंकल, क्या आप मुझे गेंद दे सकते हैं? उसने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। अरुण ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन गई। उसने धीरे से गेंद को लड़के की ओर किक किए। यह लो, वह किसी तरह कह पाए। बढ़िया खेल चल रहा है तुम्हारा। लड़के की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। धन्यवाद, हम स्कूल के टूर्नामेंट के लिए अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फुटबॉल पसंद है? इससे पहले कि अरुण जवाब दे पाता, बच्चों के समूह से एक आवाज आ, राहुल चलो, अब तुम्हारी बारी है किक मारने की। लड़के ने, राहुल, अब वे निश्चित थे, हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपने दोस्तों के पास वापस भाग गए। अरुण और अंजलि वहीं खड़े रह गए, इस संक्षिप्त मुलाकात से स्तब्ध। उन्होंने अपने बेटे से बात की थी, उसकी आवाज सुनी थी, उसकी मुस्कान देखी थी। यह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। वह बिल्कुल सही है, अंजलि ने फुसफुसाया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। अरुण ने उसे गले लगा लिया, अपने खुद के आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। वह है, उसने सहमति जताई, और वह खुश लगता है। उन्होंने कुछ देर और खेल देखा, राहुल की हर हरकत को अपनी यादों में कैद करने की कोशिश करते हुए। आखिरकार जब सूरज डूबने लगा और बच्चे तितर बितर होने लगे, उन्होंने जाने का फैसला किए। अपने होटल की ओर लौटते हुए उनके मन में भावनाओं का तूफान था। राहुल को देखने की खुशी, यह न बता पाने का दर्द कि वे कौन थे, भविष्य के लिए डर कि क्या हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें कारमेन को बताना चाहिए कि हमने उसे देखा? अंजलि ने पूछा। अरुण ने एक पल के लिए सोचा, शायद हमें बताना चाहिए। यह गुप्ता दंपति के साथ चीजों को तेज करने में मदद कर सकता है। उन्होंने अगले दिन कारमेन के कार्यालय जाने का फैसला किए। जब उन्होंने उसे पार्क में अपनी मुलाकात के बारे में बताया, कारमेन चिंतित दिखा। मैं समझती हूं कि यह आप दोनों के लिए कितना मुश्किल होगा, उसने सहानुभूति से कहा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अगर गुप्ता दंपति आपको राहुल के आसपास घूमते देखते हैं, तो वे डर सकते हैं और चीजें जटिल हो सकती है। हम घूम नहीं रहे थे, अरुण ने विरोध किए। यह एक संयोग था। कारमेन ने एक गहरी सांस ली। मैं जानती हूं, लेकिन उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक राहुल को अपना बेटा मानकर पाला है। उसके जैविक माता पिता के अचानक उसकी जिंदगी में आने का विचार शायद उनके लिए डरावना होगा। अंजलि ने सिर हिलाया, समझते हुए। क्या आपने उनसे बात की है? क्या वे जानते हैं कि हम यहाँ हैं? हाँ, मैंने उनसे बात की है, कारमेन ने पुष्टि की। वे जानकारी को संसाधित कर रहे हैं। यह समझने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने स्थिति को कैसे संभालना है, यह तय करने के लिए थोड़ा समय मांगा है।
अरुण ने महसूस किया कि उसके भीतर निराशा बढ़ रही थी। हमें कब तक और इंतजार करना होगा? हम पहले ही 10 साल खो चुके हैं। कारमेन ने उन्हें सहानुभूति से देखा। मैं आपकी बेचैनी समझती हूँ, लेकिन राहुल के बारे में सोचिए। हमें उसके लिए यह सही तरीके से करना होगा। वे कारमेन के कार्यालय से निराश होकर निकले। राहुल को देखने की खुशी अब निराशा से मिश्रित हो गई थी कि वे और कुछ नहीं कर सकते थे। शायद हमें बार्सिलोना वापस चले जाना चाहिए, अंजलि ने उस रात होटल में सुझाव दिए। यहाँ रहना, इतने करीब होना और फिर भी इतनी दूर, एक यातना है। अरुण ने सिर हिलाए। मैं नहीं जा सकता अंजलि, अब नहीं जब हमने उसे देखा है। अगर गुप्ता दंपति उससे बात करने का फैसला करते हैं तो मैं पास रहना चाहता हूँ। अंजलि समझ सकती थी कि वह कैसा महसूस कर रहा था। वह भी रहना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उनकी उपस्थिति चीजों को जटिल बना सकती है। अगले कुछ दिन धैर्य की परीक्षा। उन्होंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, शहर का पता लगाते हुए, लेकिन उनके विचार हमेशा राहुल की ओर लौट आते थे। सड़क पर दिखने वाला हर बच्चा उन्हें अपना सिर घुमाने पर मजबूर करता था, उम्मीद करते हुए कि वह राहुल होगा। एक दोपहर जब वे शहर के पुराने हिस्से में घूम रहे थे, अंजलि अचानक रुक गई। अरुण, उसने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। देखो। अरुण ने उसकी नजर का अनुसरण किया और देखा कि एक मध्यम आयु का जोड़ा उनकी ओर आ रहा था। उनके बीच राहुल था, उनके हाथ थामे हुए और किसी बात पर हंस रहा था। वे गुप्ता दंपति है, अंजलि ने फुसफुसाए। अरुण ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लग। वह करीब जाना चाहता था, अपना परिचय देना चाहता था, लेकिन जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके बजाय वे वहीं खड़े रहे, जरवत, देखते हुए कि परिवार, उनका बेटा और जिन लोगों ने उसे पाला था, नजदीक आ रहा था। तभी राहुल ने उन्हें देख लिए। उसकी आंखें पहचान से चमक उठी। देखो पापा, उसने कहा, आदमी का हाथ खींचते हुए। वे वही अंकल हैं जिन्होंने मुझे पार्क में गेंद वापस की थी। गुप्ता दंपति ने उनकी ओर देखा और अरुण उस पल को देख सकता था जब उन्होंने पहचाना कि वे कौन थे। महिला ने राहुल का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया, जबकि आदमी ने सुरक्षात्मक रूप से एक कदम आगे बढ़ाए। एक पल के लिए पांचों वहीं खड़े रहे, सड़क के बीच में, एक तनावपूर्ण और भावनाओं से भरे मौन में। राहुल, स्थिति से अनजान, अरुण की ओर मुस्कुराता और हाथ हिलाता रहा। श्रीमती गुप्ता ने मौन को तोड़। राहुल, बेटा, तुम वहां की मिठाई की दुकान में क्यों नहीं जाते? पापा और मैं इन लोगों से 1 मिनट बात करेंगे। राहुल ने उत्साहित होकर सिर हिलाया और मिठाई की दुकान की ओर चल दिया, जाते जाते अरुण और अंजलि को एक खुश अलविदा कहते हुए। जैसे ही राहुल दृष्टि से ओझल हुआ, श्री गुप्ता ने बात शुरू की, उनकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित। आप राहुल के जैविक माता पिता है ना? अरुण ने सिर हिलाया, अपना गला सूखा महसूस करते हुए। हाँ, हम हैं। मैं अरुण हूं और यह अंजलि है। हमारा इरादा इस तरह आपसे मिलने का नहीं था। श्रीमती गुप्ता ने उन्हें भय और चुनौती के मिश्रण से देखा। आप क्या चाहते हैं? कारमेन ने हमें आपके बारे में बताया था, लेकिन हमने उम्मीद नहीं की थी कि आप इस तरह सड़क पर मिलेंगे। अंजलि ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हम बहुत माफी चाहते हैं। हमारा इरादा आपको डराने का नहीं था। हम बस राहुल को जानना चाहते थे। यह जानना चाहते थे कि वह ठीक है। श्री गुप्ता का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गए। राहुल बिल्कुल ठीक है। वह एक शानदार बच्चा है, खुश और प्यारा। हम जानते हैं, अरुण ने कहा, और हम आपके इस बात के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। आपने उसे वह जीवन दिया है जो हम उस समय नहीं दे सके। एक असहज सन्नाटा छा गए। गुप्ता दंपति आंतरिक रूप से संघर्ष करते हुए दिख रहे थे, यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या कहना या करना है। अंततः श्रीमती गुप्ता ने बोला, देखिए, हम समझते हैं कि यह आपके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन राहुल हमारा बेटा है। हमने उसे पाला है। हमने उसे पहले दिन से प्यार किया है।
आप बस यूं ही आकर उम्मीद नहीं कर सकते। हम कुछ उम्मीद नहीं कर रहे, अंजलि ने नरमी से बीच में टोका। हम बस उसे जानने का मौका चाहते हैं, किसी तरह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर संभव। लेकिन हम पूरी तरह से समझते हैं कि आप उसके माता पिता हैं। गुप्ता दंपति ने एक दूसरे को देखा। वे मानो चुपचाप बातचीत कर रहे थे। हमें समय चाहिए, अंत में श्री गुप्ता ने कहा। इस सब को समझने का समय, यह तय करने का समय कि राहुल को कैसे और कब बताए। हम एक दिन में उसकी दुनिया को उलट नहीं सकते। अरुण ने सिर हिलाए। हम समझते हैं और हम आपके फैसले का सम्मान करेंगे, चाहे वह जो भी हो, लेकिन कृपया, अंजलि ने जोड़ा, हमें पूरी तरह से बाहर मत रखिए। हमने इतना लंबा इंतजार किया है। श्रीमती गुप्ता थोड़ी नरम पड़ती दिखी। मैं वादा करती हूं कि हम इस पर ध्यान से विचार करेंगे। राहुल को अपनी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई जानने का हक है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से, सही समय पर करने की जरूरत है। उसी समय राहुल मिठाई की दुकान से बाहर आया। उसके हाथ में एक कैंडी और चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान। पांचों वयस्क तंग गए, इस बात से अवगत कि वे कितने करीब थे बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के। क्या हम अब जा सकते हैं, मां? राहुल ने पूछा, अपने आसपास के तनाव से अनजान। श्रीमती गुप्ता ने एक मुस्कान का प्रयास किए। हाँ बेट, चलो घर चलते हैं। जाने से पहले श्री गुप्ता अरुण और अंजलि की ओर मुड़ा। हम कारमेन के माध्यम से आपको अपना फैसला बता देंगे। कृपया सीधे राहुल से संपर्क करने की कोशिश न करें। अरुण और अंजलि ने सिर हिलाया, देखते हुए कि परिवार दूर जा रहा था। राहुल ने एक आखिरी बार मुड़कर हाथ हिलाए। अलविदा, गेंद वाले अंकल। जब परिवार दृष्टि से ओझल हो गया, अरुण और अंजलि पास के एक बेंच पर ढेर हो गए, इस मुलाकात की तीव्रता से अभिभूत। अब हम क्या करें? अंजलि ने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। अरुण ने उसका हाथ थामा, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में गूंथते हो। हम इंतजार करते हैं, मुझे लगता है, और हम भरोसा करते हैं कि गुप्ता दंपति सही काम करेंगे। जैसे जैसे सूरज ओविएदो पर डूबता गया, अरुण और अंजलि वहीं बैठे रहे, चुपचाप, जो कुछ भी अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने बेटे के इतने करीब आ गए थे, फिर भी वे अभी भी इतनी दूर महसूस कर रहे थे। लेकिन पहली बार जब से वे ओविएदो आए थे, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि यह अनपेक्षित मुलाकात उन घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दे चुकी थी जो उनकी जिंदगियों को और राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। आगे का रास्ता अभी भी अनिश्चित था, बाधाओं और कठिन निर्णयों से भरा हो, लेकिन अब कम से कम क्षितिज पर उम्मीद की एक किरण थी। गुप्ता परिवार के साथ इस अप्रत्याशित मुलाकात के बाद के दिन अरुण और अंजलि के लिए भावनात्मक उथल-पुथल से भरे थे। राहुल से मिलने की खुशी और उम्मीद, उसके पालक माता पिता की चिंताओं को समझने की कोशिश, और अपने खुद के भविष्य के बारे में अनिश्चितता, ये सभी भावनाएं उनके मन में उथल-पुथल मचा रही थी। वे ओविएदो में कुछ और दिन रुकने का फैसला करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि शायद गुप्ता परिवार जल्द ही उनसे संपर्क करे। वे शहर की गलियों में घूमते रहते हैं, हर कोने पर, हर पार्क में राहुल की एक झलक पाने की उम्मीद में। एक शाम जब वे होटल के कमरे में लौटे, अरुण ने अचानक कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि हमें कारमेन से फिर से बात करनी चाहिए। अंजलि ने उसे हैरानी से देखा। क्यों, क्या हुआ? अरुण ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा, जैसे कि हम कोई महत्वपूर्ण बात छोड़ रहे हो। अगले दिन वे कारमेन के कार्यालय गए। कारमेन ने उन्हें देखकर थोड़ा चिंतित लग रही थी। क्या कोई समस्या है? उसने पूछा। अरुण ने सीधे बात की। कारमेन, क्या राहुल की गोद लेने के बारे में कुछ और है जो हमें पता होना चाहिए? कुछ भी जो शायद हमें नहीं बताया गया हो। कारमेन का चेहरा पल भर के लिए बदल गया, जैसे कि वह किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रही। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, कुछ
कुछ ऐसा जो न तो आपको बताया गया था, न अंजलि को, और न ही गुप्ता परिवार को। अरुण और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। कारमेन ने जारी रखा, राहुल अंजलि का जैविक बेटा नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गए। अरुण और अंजलि दोनों स्तब्ध। क्या? अंजलि ने अंततः कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं गर्भवती थी। मैंने राहुल को जन्म दिया। कारमेन ने दुखी होकर सिर हिलाए। आप गर्भवती थीं? लेकिन प्रसव के दौरान कुछ जटिलताएं हुई। बच्चा जीवित नहीं रहा। अरुण ने महसूस किया कि उसका संसार चकरा रहा था। तो फिर राहुल? उसी दिन उसी अस्पताल में एक और बच्चा पैदा हुआ था। कारमेन ने समझाए। उसकी मां प्रसव के दौरान मर गई थी और उसका कोई अन्य परिवार नहीं था। जब अंजलि ने अपने बच्चे को गोद देने का फैसला किया तो डॉक्टरों ने एक फैसला लिया। अरुण और अंजलि दोनों स्तब्ध थे। इस खुलासे से हिल गए थे। उनकी दुनिया एक बार फिर से उलट पुलट गई थी। हमें क्यों नहीं बताया गया? अरुण ने पूछा। उसकी आवाज गुस्से और दुख से भरी थी। कारमेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने सोचा कि यह सबके लिए बेहतर होगा। अंजलि को अपने बच्चे की हानि से नहीं झुकाना पड़ेगा और दूसरे बच्चे को एक परिवार मिल जाएगा। अंजलि ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसके कंधे हिचकियों से हिल रहे थे। अरुण ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, खुद भी आंसुओं से लड़ते हुए। और गुप्ता परिवार? अरुण ने पूछा। क्या वे जानते हैं? कारमेन ने सिर हिलाए। नहीं, उन्हें भी नहीं पता। कमरे में लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। अरुण और अंजलि इस नई वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे थे। राहुल, जिसे उन्होंने अपना खोया हुआ बेटा माना था, वास्तव में उनका नहीं था। लेकिन फिर भी वे उससे प्यार करते थे। हम क्या करें? अंजलि ने अंततः पूछा। उसकी आवाज थकी हुई थी। अरुण ने गहरी सांस ली। हमें सच बताना हो, गुप्ता परिवार को, और जब वह बड़ा हो तो राहुल को भी। कारमेन ने सहमति में सिर हिलाए। यह सही फैसला हो, लेकिन याद रखें, राहुल अभी भी वही बच्चा है जिससे आप प्यार करते हैं। यह खुलासा उस प्यार को नहीं बदलता। अरुण और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दर्द और प्यार का मिश्रण था। वे जानते थे कि आने वाले दिन मुश्किल होंगे, लेकिन वे इस चुनौती का सामना एक साथ करेंगे। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम लिए, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में एक नई यात्रा अभी शुरू हुई थी। कारमेन के कार्यालय से बाहर निकलते समय अरुण और अंजलि दोनों ही भावनाओं के भंवर में फंसे हुए थे। वे चुपचाप होटल की ओर चल पड़े, दोनों ही अपने विचारों में खोए हुए थे। होटल के कमरे में पहुंचते ही अंजलि थसी गई। मैं इस सब को कैसे संभालूं? अरुण? वह फूट फूट कर रोने लग। मेरा बच्चा, हमारा बच्चा है। अरुण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, खुद भी आंसुओं से लड़ते हुए। हम इसे साथ मिलकर संभालेंगे अंजलि। हम एक साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। उस रात वे देर तक जागे रहे, अपने खोए हुए बच्चे के लिए शोक मनाते हुए और राहुल के बारे में बात करते हुए। वह लड़का जो उनका नहीं था, लेकिन जिसे वे प्यार करने लगे थे। क्या तुम्हें लगता है कि हमें गुप्ता परिवार को बताना चाहिए? अंजलि ने पूछा, अपने आंसू पोंछते हुए। अरुण ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे लगता है हमें बताना चाहिए। वे राहुल के माता पिता हैं, उन्हें सच जानने का हक है। अगले दिन उन्होंने गुप्ता परिवार से मिलने का समय मांगा। जब वे उनके घर पहुंचे तो माहौल तनावपूर्ण था। क्या हुआ है? श्री गुप्ता ने पूछा, उनके चेहरों पर चिंता देखकर। अरुण और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने सारी कहानी बताई, अपने खोए हुए बच्चे के बारे में और कैसे राहुल वास्तव में किसी और का बच्चा था। गुप्ता दंपति स्तब्ध रह गए। यह असंभव है, श्रीमती गुप्ता ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। हम जानते हैं कि यह बहुत बड़ा झटका है, अंजलि ने नरमी से कहा, लेकिन हमें लगा कि आपको यह जानना चाहिए। कमरे में लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। फिर श्री गुप्ता ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल हमारा बेटा है,
चाहे वह जैविक रूप से हमारा हो या न हो। श्रीमती गुप्ता ने अपने पति का हाथ थाम लिया और सिर हिलाए। हाँ, यह सच है। हमने उसे पाला है, उसे प्यार किया है, वह हमारा है। अरुण और अंजलि ने राहत की सांस ली। हम समझते हैं, अरुण ने कहा, और हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं। हम बस चाहते हैं कि आप जानें कि हम राहुल से प्यार करते हैं, भले ही वह हमारा जैविक बच्चा नहीं है। श्रीमती गुप्ता ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में समझ का भाव था, और हम समझते हैं कि आप उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। शायद हम किसी तरह से इसे काम कर सकते हैं। उस दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। गुप्ता परिवार ने अरुण और अंजलि को राहुल की जिंदगी में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति दी। वे उसके जन्मदिन पर आते, उसके स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होते और कभी कभी उसे घुमाने ले जाते। राहुल, जो अब 11 साल का हो गया था, अपने नए चाचा चाची के साथ खुश था, बिना यह जाने कि वे वास्तव में कौन थे। एक दिन जब राहुल अरुण और अंजलि के साथ पार्क में था, उसने अचानक पूछा, चाचा, क्या आपके कोई बच्चे हैं? अरुण और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दर्द और प्यार का मिश्रण था। अंजलि ने धीरे से कहा, नहीं राहुल, हमारे कोई बच्चे नहीं है, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। राहुल मुस्कुराए, मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। उस रात जब वे होटल लौटे, अरुण और अंजलि ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। क्या तुम्हें लगता है कि हमें एक बच्चे को गोद लेना चाहिए? अरुण ने पूछा। अंजलि ने उसे देखा, उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? अरुण ने सिर हिलाए। हाँ, मैं चाहता हूं। हमने इतना कुछ खोया है, लेकिन शायद अब हम किसी और को एक घर दे सकते हैं, एक परिवार दे सकते हैं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिए। मुझे लगता है कि यह एक शानदार विचार है। और इस तरह अरुण और अंजलि ने अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की। वे जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक साथ थे और उनके पास प्यार था, एक ऐसा प्यार जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। जैसे जैसे वे अपनी नई यात्रा पर निकले, उन्होंने महसूस किया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार, समर्पण और एक दूसरे के लिए मौजूद होने से बनता है। और इस नए ज्ञान के साथ वे भविष्य की ओर देख रहे थे, आशा और उत्साह से भरे हुए।